ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आगे देखें तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम काउंटर के बाद देखे तो हमारे पास आ रहा है स्टैक पॉइंटर। तो इट इज ऑल्सो ए 16 बिट रजिस्टर वर्क्स लाइक स्टैक। तो ये भी 16 बिट का रजिस्टर है जो स्टैक की तरह काम करता है। ठीक है, तो स्टैक क्या होता है? एनीबॉडी नो दैट? स्टैक हमने पढ़ा था, स्टैक एक जनरली डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर मीन्स मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, डाटा को स्टोर करने का तरीका है। स्टैक में क्या होता है, हम डाटा को एक स्टैक की फॉर्म में, मतलब सबसे पहले एक डाटा रखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा डाटा जो आता है उसको इनपुट कर देते हैं, स्टैक की फॉर्म में इनपुट करते हैं। राइट, तो वही चीज है स्टैक पॉइंटर में। तो इट इज ऑल्सो 16 बिट रजिस्टर, वो स्टार्टिंग में बता रहा है जो स्टैक की तरह वर्क करता है, विच इज ऑलवेज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंटेड बाय 2 ड्यूरिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशन। और ये जो मेमोरी होती है स्टैक की, सबसे ऊपर वाली मेमोरी को क्या करता है? लोकेट करता है। सिंपल। ठीक, तो आगे आ जाते हैं हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर। तो टेम्परेरी रजिस्टर, अब अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब ये वो टेम्परेरी रजिस्टर्स आ गए हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं, ये वाले टेम्परेरी रजिस्टर, तो राइट, ये टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं। पर यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्टर यूनिट में जितने भी टेम्परेरी रजिस्टर हैं सबका जिक्र किया। ये WZ हो गए, ये वाला टेम्परेरी रजिस्टर हो गया, ये सारे इसके अंदर आ गए। तो यही चीज यहाँ पे है। इट इज a 8 बिट रजिस्टर विच होल्ड टेम्पररी डाटा ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो 8 बिट का रजिस्टर है जिसके अंदर टेम्पररी डाटा स्टोर होता है जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस का है। जब अगर जनरली बात करें तो ALU में कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, ये जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है ये कैलकुलेशन कर रहा है, हमारे पास टेम्पररी डाटा आया तो वो टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। अगर हमारे पास कुछ और डाटा भी आ गया तो वो क्या होगा, वो मूव हो जाएगा किसके अंदर, जो W और Z रजिस्टर है बाहर उसके अंदर। तो ये बहुत सिंपल सा सिनेरियो है टेम्पररी रजिस्टर का। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक, तो सारे जितने भी टेम्परेरी रजिस्टर माइक्रोप्रोसेसर में हैं सारे कितने बिट के हैं? सारे 8 बिट के हैं। वही चीज आगे बताई जा रही। तो आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लैग रजिस्टर। तो जनरली फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का होता है। तो इट इज एन 8 बिट रजिस्टर। अब कोई भी रजिस्टर 8 बिट से कम नहीं होता है, तो 8 बिट का रजिस्टर है। बट यहाँ पे 8 बिट के रजिस्टर में सिर्फ 5 बिट्स में वैल्यूज डाली गई या डाली जाती है। एक्चुअल 8 बिट का रजिस्टर है पर यूज में सिर्फ 5 बिट्स आती है। तो हमारा इसलिए हम इसको बोल देते हैं 5 बिट रजिस्टर। इसलिए 8085 का अगर डायग्राम देखें तो यहाँ ऊपर 5 लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ये जो रजिस्टर है कितने बिट का रजिस्टर है? 5 बिट का रजिस्टर। ठीक, वैसे 8 बिट का रजिस्टर है बट अपने अंदर इसके अंदर 5 बिट स्टोर होता है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा रजिस्टर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमें 5 मार्क्स में सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग क्या होता है एक्चुअली? अगर आपको पता हो फ्लैग क्या होता है, तो फ्लैग ये हमारा नेशनल फ्लैग या कंट्री के फ्लैग वाला फ्लैग नहीं है। ये एक्चुअली फ्लैग एक सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको पता हो तो ट्रेन जो होती हैं वो भी फ्लैग पे काम करती हैं। फ्लैग मीन्स क्या किया जाता है, ट्रेन जब आ रही होती हैं तो स्टेशन के पास होती हैं तो वो कोई पर्सन एक फ्लैग लेके खड़ा हो जाता है और फ्लैग से वो रिप्रेजेंट करता है कि ट्रेन को आगे जाना है या नहीं जाना। अब वो फ्लैग्स की जगह लाइट्स से रिप्रेजेंट हो जाता है, बट स्टिल कई जगह फ्लैग्स का यूज किया जाता है। तो वो फ्लैग क्या होता है, जब वो रेड फ्लैग दिखाया जाता है तो ट्रेन को पता लग जाता है कि आगे नहीं जाना, आगे कोई और ट्रेन पहले से खड़ी है। तो वो दूर से ही जब रेड फ्लैग दिख जाता है तो ट्रेन अपनी ब्रेक लगानी स्टार्ट कर देती है और स्टेशन से पहले पहले रुक जाती है। सिंपल, बहुत सिंपल है। उसके बाद जो फ्लैग जनरली देखा जाए तो ग्रीन फ्लैग दिखाया जाता है। तो ग्रीन फ्लैग का मतलब होता है कि ट्रेन को रुकने की जरूरत नहीं है, चलती रहे, एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चलती रहती है, फिर वो ब्रेक नहीं लगाती। तो इसी तरह माइक्रो रजिस्टर में फ्लैग्स हैं। ये फ्लैग्स भी दो वैल्यू से के साथ ही चलते हैं, या जीरो होती है या वन होती है। अब हम 0 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे निकलने ग्रीन को 1 कह सकते हैं, रेड को 0 कह सकते हैं। कुछ इस तरीके से ही हमारे पास फ्लैग्स हैं जो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिजल्ट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है हमारे पास साइन फ्लैग। तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा साइन फ्लैग है वो क्या करेगा? साइन फ्लैग वो हमें बताएगा कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव।
राइट। साइन फ्लैग का काम है, वो बताएगा हमें हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर साइन फ्लैग में 1 वैल्यू होगी तो वो मान लेगा कि ये रिजल्ट जो है पॉजिटिव है। जब साइन फ्लैग में 0 वैल्यू होगी तो वो मान लेगा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। सिंपल। बाई चांस अब एएलयू के पास इस रजिस्टर का एक्सेस है, अगर एएलयू के पास रिजल्ट नेगेटिव में जा रहा है तो एएलयू क्या करेगा, साइन फ्लैग को 1 कर देगा, क्योंकि बाइनरी में नेगेटिव को असेस कर पाना डिफिकल्ट। अगर बाइनरी में आप कन्वर्ट करते हो कोई माइनस वाली चीज को तो वो भी सेम ही बनेगी, उसमें डिफरेंस थोड़ी आएगा। तो वो माइनस रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में एक बिट का यूज किया जाता है। सिमिलरली हमारे पास साइन बिट है जिसका यूज करके हम नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास है जीरो फ्लैग, ZERO जीरो फ्लैग। ये भी रिप्रेजेंट करता है 1 और 0। अगर जीरो फ्लैग में 1 है दैट मीन्स जो रिजल्ट आया वो 0 है। अगर जीरो फ्लैग में 0 है तो दैट मीन्स जो रिजल्ट आया वो 0 नहीं है। अब इसका क्या यूज है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। अब जनरली देखा जाए तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रोप्रोसेसर कोई भी रिजल्ट आएगा उसको उसको चेक करना शुरू करेगा लेफ्ट साइड से। ठीक है, मान के चलो क्या है कि माइक्रोप्रोसेसर में लेफ्ट साइड से उसने चेक करना शुरू किया तो सबसे पहले 0 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, एंड टू और द एंड सब सब 0 थे। तो क्या होगा, माइक्रोप्रोसेसर ने हर एक यूनिट को चेक किया, हर एक बिट को चेक किया, तो उसे टाइम लगा, बिल्कुल टाइम लगा, उसका टाइम कंज्यूम हुआ। तो जर्नली उन्होंने एक फ्लैग बना दिया कि सीधा सीधा बता देंगे कि अगर माइक्रोप्रोसेसर का रिजल्ट जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है तो ये फ्लैग सेट हो जाएगा। जिससे क्या होता है कि सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर जब रिजल्ट को चेक करने लगता है सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप जो है, फ्लिप फ्लॉप जो फ्लैग रजिस्टर्स हैं इनको वो चेक करता है। तो इनके अंदर वैल्यू चेक करता है, अगर इनके अंदर सीधा वो चेक कर रहा है, उसको पता लग गया जीरो फ्लैग 1 है, तो वो आगे वाली पीछे वाली कोई चीज चेक किए बिना सीधा चल जाएगा बाहर और बता देगा आंसर आ गया 0। उससे क्या होगा, जो हमारा प्रोसेसिंग का टाइम है वो कम हो जाएगा और बहुत जल्दी से एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं ऑक्सिलरी कैरी है, राइट, और कैरी है, ये बेसिकली बताते हैं कैरी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। राइट, उसके बाद अगर बात करें तो पैरिटी फ्लैग है, तो पैरिटी फ्लैग क्या होता है, ये नंबर ऑफ वंस को बताता है जनरली कि नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन में है या ऑड में है, सो दैट कि अगर आंसर जो है हमारा चेंज हो रहा है तो हमें पता लग जाए पैरिटी चेक करके कि आंसर में गड़बड़ तो नहीं हुई कोई। राइट, तो ये सब चीजें हैं, ये फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स हैं। कुछ इस तरीके से ये फ्लैग्स दिखाए जाते हैं। तो जनरली जो मैंने आपको वर्बली बताया तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। इफ द रिजल्ट इज 0 then zf equal to 1, else zf equal to 0। इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव then sf equal to 0। ये मैंने ऑपोजिट बता दिया, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग 0 रहता है, अगर नेगेटिव हो जाता है तो ये सेट हो जाता है 1 हो जाता है। राइट, सिमिलरली पैरिटी जो है, अगर ऑड नंबर ऑफ पैरिटी, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो वो 0 हो जाता है, अगर इवन नंबर ऑफ है तो 1 हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको याद करने वाली हैं। ये डायग्राम आपको याद करने वाला है, अगर आप ये सबको देख लोगे तो आपके लिए पेपर में आंसर को अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। तो फर्दर अगर आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर। तो जो हमारे डायग्राम में एक और था यूनिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, तो ये सिंपल सा है जनरली। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जनरली 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है कि जो इंस्ट्रक्शन आ रही है माइक्रोप्रोसेसर के पास, वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके बताना कि वो इंस्ट्रक्शन का काम क्या है। तो it is a 8-bit register. When an instruction is faded from memory, then it is stored in the instruction register. Instruction decoder decodes the information present in the instruction register. तो अब जनरली क्या है, अब हमारे पास ना एक प्रॉपर एक पूरा एक लाइब्रेरी है माइक्रोप्रोसेसर में। लाइब्रेरी मींस वो हमें सारी इंफॉर्मेशन बताता है कि अगर हमें ऐड करना है, अगर हमें ऐड करना है, ऐड करना है बी रजिस्टर के साथ, अगर हमें ऐड भी करना है तो इसका कोड है 82। इसका कोड है 82। अगर हमें ऐड करना है बी के साथ तो इसका कोड है 82। अगर हमें ऐड करना है सिमिलरली सी के साथ, अगर हमें ऐड करना है सी के साथ तो उसका कोड है लाइक 80। ठीक है, तो ये कोड सारे ना इसके अंदर सेव कर रखे होते हैं इस सेक्शन के अंदर। उससे क्या होता है, जब इसके पास कोड आता है वो कोड को चेक करता है, कोड को चेक करके एनालाइज करता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, 82 से उसे पता लग गया कि एडिशन करना है बी के साथ, बी रजिस्टर के साथ, तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस
ये जो कंट्रोल यूनिट है इसको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि बी रजिस्टर को बुलाओ। तो बी रजिस्टर जब बुला लेते हैं फिर अकोमोडेटर के साथ ऐड कर देते हैं और काम खत्म हो जाता है। तो जनरली है ये डिकोडिंग करने का काम करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, जिससे जो हमारा कोड है वो कन्वर्ट हो जाता है यूजफुल एक्शंस में। सो राइट, तो जनरली 82 को वो ऐड भी नहीं बनाता होगा, ऐड भी हमारे लिए है यूजर के लिए। 82 को वो आगे फर्दर सिग्नल्स में कन्वर्ट करता होगा कि कैसे सिग्नल उठाओ। आगे चले तो नेक्स्ट हमारा यूनिट जो बन रहा है वो बन रहा है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का काम है हर सारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको प्रोसेस करना, उसको कंट्रोल करना और सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना। It provides timing and control signals to the microprocessor to perform operation. Following are the timing and control signals which control the entire the external and internal circuit. तो हमारा जो प्रोसेसर है सारा जनरली सिग्नल्स के ऊपर ही चल रहा है, जिनमें कंट्रोल सिग्नल आते हैं रेडी, रीड, डब्ल्यू आर एल ई। ये सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स हैं, ये सारे सिग्नल्स हैं। डोंट वरी, सिग्नल्स अगर समझ नहीं आ रहे अभी तो कोई इशू नहीं है, हम सारे सिग्नल्स भी समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, स्लोली स्लोली हम चलेंगे, राइट। तो अभी के लिए मान लेते हैं ये इतने सारे सिग्नल्स इनके अंदर होते हैं, किनके अंदर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर। फर्दर चलें तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट दो कंपोनेंट बच जाते हैं। ऊपर जो है इंटरप्ट कंट्रोल और नेक्स्ट है वो सीरियल एंड इनपुट आउटपुट, राइट। तो जो इंटरप्ट कंट्रोल है वो एक्चुअली क्या है, इंटरप्ट कंट्रोल एक्चुअली इंटरप्ट जनरेट करता है। इंटरप्ट क्या होती है, इंटरप्ट होती है कभी कभार हमें ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाती है जब हमें माइक्रो प्रोसेसर को जो काम कर रहा है उससे रोक के दूसरा काम करवाना पड़ता है। उस सिचुएशन पे हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड पे काम कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, वर्ड पावर पॉइंट इन पे कुछ बना रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने पेन ड्राइव लगाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली माइक्रो प्रोसेसर उस काम से हट के एक मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपकी पेन ड्राइव लग गई है, इस पे काम करो। इस पे काम करो मतलब इसको देखो, इसमें डाटा देखो, जो देखना है आपने देखो, तो वो पॉपअप सा हमारे सामने आ जाए। तो वो एक तरह की इंटरप्ट है, राइट। तो इंटरप्ट कभी कभार क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को एक काम से दूसरे काम पे लेके जाना होता है, उस सिचुएशन पे हम इंटरप्ट जनरेट करके माइक्रो प्रोसेसर से काम करवाते हैं। तो as the name suggests, it controls the interrupt during a process. When a microprocessor is executing a main program and whenever an interrupt occurs, the microprocessor shifts the control from main program to process the incoming request. After the request is completed, the control goes back to the main program. तो जनरली आप थोरेटिकली हमने देख लिया कि ये जो इंटरप्ट है वो क्या है। तो जैसे ही सिग्नल जनरेट होता है माइक्रोप्रोसेसर जो काम कर रहा है उसको छोड़ के इंटरप्ट की तरफ चल जाता है, इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करता है तो वापस आ जाता है उसी जगह पे जहाँ पे उसने काम छोड़ा था। तो टाइप्स हैं अलग अलग तरह के इंटरप्ट है, आई एन टी आर, आर एस टी 7.5, 6.5, 5.5 ट्रैक, पढ़ेंगे इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी हमारा चैप्टर है, ये भी हमारा एक सेपरेट क्वेश्चन बनेगा पेपर में, इंटरप्ट के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो फर्दर चलें आगे तो हमारे पास सीरियल इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल है। तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इनपुट डिवाइसेस इन द सेंस ऑफ जो डिवाइसेस माइक्रोप्रोसेसर के साथ लग रही है और जो आउटपुट डिवाइसेस लगी हुई है उनके बारे में, राइट। तो ये सीरियली कम्युनिकेट करता है, सीरियल मीन्स जो है डाटा वन बाय वन बिट करके जाता है। तो ये हमने एक ओवरव्यू लिया है किसके बारे में, ये जो हमारा पूरा माइक्रोप्रोसेसर है इसके बारे में, ठीक। तो अब मैंने थोड़ा सा आपको गाइडेंस प्रोवाइड की है, बट अभी भी डिटेल में हमने ये सारी चीजें ये सब कुछ अभी नहीं पढ़ा। अभी भी हम ओवरव्यू ले रहे हैं इनके बारे में, समझ रहे हैं ये काम क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, राइट। अब ये लेक्चर के बाद आप वीडियो लेक्चर चेक करोगे जो मैंने आपको सेंड, अब वो वीडियो लेक्चर चेक करोगे, थोड़ी बातें मैंने आपसे डिस्कस की, जब अब दोबारा से वो सारी बातें जब आप सुननी शुरू करोगे, समझनी शुरू करोगे, आपको और अच्छे से एक आइडिया हो जाएगा ये प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है। ये जो मैंने थोरेटिकली बात किया है तो ये हमें हेल्प करेगा पेपर में लिखने के लिए, और डिटेल में अगर हम इसको समझ लें तो हम अपनी तरफ से भी लैंग्वेज में लिख सकेंगे, इसे अच्छे से डिफाइन कर सकेंगे, ठीक। तो अब आपको ये जो जर्नल है सारा चेकआउट करना है, ठीक। तो अगर किसी को किसी तरह की क्वेरी है जो अभी हमने समझा उसके बारे में, यू कैन आस्क मी, मैं आपको गाइड करूंगा उसके बारे में। सर जनरल रजिस्टर रिपीट कर दे कोई। बेटा जनरल रजिस्टर नॉर्मल रजिस्टर आएंगे, बी सी डी ई एच है, ये सिंगल सिंगल भी यूज हो जाते हैं, ये पेयर में भी यूज हो जाते हैं। पेयर मीन्स दोनों इकट्ठे भी यूज हो जाते हैं,
दोनों को इकट्ठे कब यूज करते हैं, जब 16 बिट का डाटा आता है। दोनों को अलग अलग तब यूज करते हैं जब सिंगल बिट पे काम होता है। तो ये एक जनरल रजिस्टर है। मेन इनका मोटिव होता है कि अपने अंदर डाटा को सेव करना। जो भी डाटा बाहर से आ रहा है, बाहर से वो जब पहले जनरल रजिस्टर में स्टोर होता है, फिर जाता है एएलयू के अंदर। एएलयू के पास भी रजिस्टर्स हैं, सीधा ही उनके पास नहीं स्टोर होता, पहले यहाँ स्टोर होता है, फिर यहाँ से वन बाय वन करके डाटा को वहां भेजा जाता है और फिर परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, चलो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट ये एग्जांपल जो मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल गलत है, तो समझने के लिए ठीक है। गलत क्या है, जैसे हम मान सकते हैं कि जैसे अब देखो कोई भी आज की डेट में हम काम कर रहे हैं तो वो रैम में जाता है पहले, रैम से धीरे धीरे वो किस में शिफ्ट होता है, कैशे मेमोरी में शिफ्ट होता है। तो कुछ उस तरीके का ही ये सिनेरियो वर्क कर रहा है। बट इसे इस रजिस्टर्स को मैं रैम बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल गलत है, बट स्टिल समझने के लिए पहला डाटा रजिस्टर्स में आ गया, फिर यहाँ से वन बाय वन आगे जाए। ठीक, डोंट वरी डोंट वरी। जब आप एक बार फिर से वो सारा सिनेरियो देखोगे जो मैं आपको वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो देखोगे और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। राइट, तो आप जनरली वरी मत करो, उसको अब एक अच्छे से चेक करो। राइट, अगर वो हम चेक करेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा, हमें समझ आ जाएगा, तो वी आर नियरली टू डन विद आवर माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर। फिर हम आगे वाले टॉपिक और जो टॉपिक है और जो डिफिकल्ट टॉपिक है हम उनकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, बट एक बार देखो, ये जो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसको ये समझ आ गया उसके लिए पूरा सब्जेक्ट इजी, जिसको ये समझ नहीं आया उसके लिए पूरा सब्जेक्ट नॉट अंडरस्टैंडेबल बन जाए। कुछ नहीं समझ आएगा पूरे सब्जेक्ट में अगर ये समझ नहीं आया। राइट, इसलिए इस सब्जेक्ट पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, इस टॉपिक पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बार बार अब कह रहा हूँ, वीडियो लेक्चर भी चेक करो साथ में, एक लेक्चर के बाद वीडियो लेक्चर भी आपको वही सेम टॉपिक के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट जब आप ये सारी चीजें एक इकट्ठे से करोगे तो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा ये सारा मैटर। ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, आप 70 मार्क्स का या 75 मार्क्स का एग्जाम है तो आप 75 में से 70 मार्क्स गेन कर सकते हो। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है, तो हमने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा नंबर इस सब्जेक्ट में ले, ताकि हमारी परसेंटेज उतनी ही इंक्रीज करें हमारे डिप्लोमा के कोर्स। क्लियर? जो चीजें एग्जाम में आनी है साफ साफ हमें पता है। राइट, ये चीजें पेपर में आनी है हमें सब पता है, पर हम धीरे धीरे उसको अच्छे से करेंगे और उसको उतना अच्छा इलेबोरेट करेंगे एग्जाम। राइट, तो मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है। अब वो लेक्चर, वीडियो लेक्चर आप चेक करोगे, मैं फिर से लिंक भेज दूंगा, सो दैट जिन्होंने चेक कर लिया एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, जिन्होंने नहीं चेक किया वो प्रॉपरली उसको अच्छे से चेक करें। राइट, ओके क्लास, दैट्स इनफ फॉर टुडे।